दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्ता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब से 7 महीने बाद इसकी घोषणा हो जाएगी, क्योंकि आज तो 29 मई हो ही गई और जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा होगी। और समाजवादी पार्टी पर लगातार हमले शुरू हो गए और हमले क्या शुरू हो रहे हैं ये बताया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़े और दलित वोटों में बड़ी सेंधमारी की थी इंडिया गठबंधन। तो भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि अगर ये वोट इंडिया गठबंधन के पास रहा तो हमारे लिए 2027 में सरकार बनाना मुश्किल है। अब इसलिए तमाम तरह के नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि यादव समाज दरअसल ही पिछड़े और दलित का दुश्मन है। हर घटना को जोड़कर एक घटना होती है जो अमेठी में होती है, एक घटना चंदौली में होती है। और मैंने पता किया कि जिस आदमी का नाम लिया जा रहा अमेठी में, जय प्रताप यादव का, वो समाजवादी पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं है, कहीं पे भी उसको अधिकृत पदाधिकारी नहीं है। क्योंकि यादव है तो हर यादव को आप समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि बना दीजिए। और इसमें सबसे ज्यादा आगे हैं हमारे आदरणीय ओम प्रकाश राजभर। हर रोज एक बढ़िया सा ट्वीट लिख देते हैं और उन्होंने कल एक सोशल साइंटिस्ट बन गए हैं वो। एक उन्होंने नया रिसर्च किया, क्योंकि आज मेरे साथ दिन में भाजपा के एक प्रवक्ता बैठे तो वो भी नहीं बता पाए। उन्होंने रिसर्च करके ये बताया कि दरअसल जो अपराध करने वाले लोग होते उसमें 95% यादव। एक नई जानकारी सामने हो गई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार जी हैं और सपा के प्रवक्ता पंकज राजभर जी। राकेश जी काफी दिनों से पत्रकारिता करते आए हैं और प्रिंट के पत्रकार रहे हैं, तो मैं सबसे पहले टिप्पणी उन्हीं को लेना चाहूंगा। ये जो आजकल सर हो गया है कि कोई भी यादव हो तो समाजवादी पार्टी से जुड़ा बता दिया जाएगा और कोई राजपूत हो तो वो योगी से तो बिल्कुल नहीं जुड़ा होगा। मीडिया के इस चरण पे आपका क्या कहना है? धन्यवाद आलोक जी। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब गुंडई का, क्राइम का, अपराध का, इसका किसी कास्ट से क्या लेना देना है? मैं इस बात से मैं सहमत ही नहीं हूं कि कास्ट से कुछ लेना देना है। फिर भी जो नैरेटिव है, जो वहां पर ये माना जा रहा है कि अगर यादव है तो होगा बदमाश ही होगा, तो मुझे नहीं लगता इसकी कोई वजह। अभी जो जिस घटना पे अभी हम बात भी करने वाले हैं, जो वीडियो मुझे दिख रहा है, अगर उस पर भी चर्चा करें, जो आपने कहा कि यादव है इसलिए ये माना जा रहा है, लेकिन जो मारपीट हो रही है उसमें कोई बाहर का आदमी शामिल नहीं है। ये उनके बिजनेस पार्टनर हैं जो अक्सर उनके घर आते जाते थे। उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, जो घर की महिलाएं हैं वो भी आई हैं, वो भी पिटाई कर रही हैं, लड़ाई कर रही हैं। और ये मतलब कुल मिलाकर ये ऐसा नहीं है कि सड़क पर कोई लुटेरा लूट रहा है या कोई क्रिमिनल क्राइम कर रहा है, कोई स्नैचिंग हो रही है या कोई बदमाश मर्डर कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस घटना जिस तरीके से हुई, अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन लगना चाहिए, चाहे जो भी हो, अटेम्प्ट टू मर्डर लगना चाहिए। लेकिन इसको ये कहना कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है या क्रिमिनल एक्टिविटी है, और खासकर इसको किसी जाति विशेष से जोड़े हम, कास्ट से, वो समझ में नहीं आ रही बात। संपत्ति का विवाद हो सकता है और हो सकता है कि जमीन का विवाद हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, मूवेबल इमूवेबल, लेकिन इसका जो निपटारा होना चाहिए वो कानूनी तरीके से होना चाहिए था, जो कि यहाँ होता दिख नहीं रहा है। हो सकता है आगे और भी बातें सामने आएंगी तो स्पष्ट होगा गलती किसकी थी नहीं थी, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन प्रथम दृष्टिया अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक मिनट राकेश जी आपको रोक दूं, मैं घटना की पृष्ठभूमि बना दूं। ये समाजवादी पार्टी की जो महिला अध्यक्ष हैं पटेल जी, और ये जो एक प्यारेलाल यादव जी और ये जो महिला पटेल जी, ये लोग पिछले 15 सालों से व्यवसाय कर रहे हैं जी। और मतलब 15 सालों से, और एक दूसरे के परिवारों में आना जाना है। अब प्यारेलाल यादव के मिसेस, उनकी मिसेस की बहन, उनके भाई और एक दो लोग और आते हैं,
कुछ विवाद हो जाता है और वो जो समाजवादी पार्टी की महिला अध्यक्ष उनको पीटना शुरू कर देते हैं। और मजेदार बात यह है कि इसमें जितने भी लोग हैं, इनको पहले तो सबसे बड़ा ट्रेंड हो गया कि यादव हो तो उसको सफाई बना दो। पहली बात तो कि दोनों लोग परिवार पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही पकड़ा, घर के अंदर के मारपीट है, घर के अंदर का वीडियो है। और जिन लोगों को, जो आदमी सबसे ज्यादा पिटाई किया गया, दिखाया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के बनारस के पूर्व जिला अध्यक्ष जो वर्तमान में राज्य मंत्री बन गए, हंसराज विश्वकर्मा के साथ उनको भाजपा का पट्टा पहना रहे, भाजपा के कार्यक्रम में है। और ये बात निष्पक्ष मतलब मीडिया हाउसेस ने कही है। और सपा मीडिया सेल का तो ये दावा है कि ये तो भाजपा ही है। लेकिन ये अब एक ओम प्रकाश राजभर जी हैं जिन्होंने सोशल साइंटिस्ट बन के बता दिया है कि जितने भी अपराधी हैं 95% यादव हैं। तो जरा मैंने कहा ये भी आपको जानकारी दे दूं। हाँ, फिर आप बोलें सर। नहीं, मैं उसी बात को मैं समझ गया था कि राजभर जी का बयान क्या है, और मैं उसी संदर्भ में कह रहा था कि इस मारपीट को या किसी भी तरीके के क्राइम को या गुंडई को किसी जाति विशेष से जोड़ना मुझे ठीक नहीं लगता है। बाकी राजनीति अपनी जगह पे है। अगर मैं बीजेपी का होऊंगा तो बोलूंगा कि वो समाजवादी पार्टी का है, अगर मैं सपा से होऊंगा तो मैं साबित करूंगा कि बीजेपी। प्रवक्ताओं का काम है, नेताओं का काम है। लेकिन अगर प्रथम दृष्टया वीडियो देखें और इंडिपेंडेंटली अगर आप बोलना चाहें, पत्रकार के तौर पर एक या आम नागरिक के तौर पर भी, तो इसमें आपको साफ तौर पर दिखेगा ये घरेलू विवाद है, संपत्ति का विवाद है। जो अंदर आए हैं वो कोई बदमाश नहीं है, क्योंकि फोर्स एंट्री नहीं है, आराम से अंदर आए हैं और बातचीत के बाद मारपिटाई शुरू हो गई है। मारने का जो तरीका है, घेर कर मारना, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वो बिल्कुल अटेम्प्ट टू मर्डर। आप देखो, कोई टेबल उठा के दे मार रहा है, लातों भूतों से बातें। बिल्कुल आपका कोई भी किसी भी तरह का विवाद हो तो कानून है, देश में कानून है, उत्तर प्रदेश में है, योगी राज है, कानून की व्यवस्था है जैसा कि वो कहते हैं, तो कानून से मामला सुलझना चाहिए। अब अंदर की बात तभी सामने आएगी जब दोनों पक्षों का बयान आपको सामने मिलेगा। एफआईआर, कई बार इतने के बावजूद एफआईआर नहीं होते हैं आलोक जी, इसके बाद भी सुलह हो जाती है। पुलिस इसीलिए जल्दी एफआईआर नहीं करती है। आप मेरी बात समझिए। हो सकता है कल दोनों पक्ष सुलहनामा लिख के बोल देंगे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और ये जो हमारी आपस की मारपीट। और ये बदनामी हमारे साथ सपा के प्रवक्ता पंकज राजभर जी जुड़ गए हैं। पंकज राजभर जी, एक ओम प्रकाश राजभर जी पहले आपके सहयोगी थे, अब भाजपा के साथ हैं, मंत्री हैं। कल आपके जिले में उन्होंने बोला आजमगढ़ में कि जितने भी अपराधी होते हैं उसमें 95% यादव समाज से आते हैं, और अखिलेश यादव जो उन अपराधियों का बचाव करते हैं। जी नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं पोस्टर के माध्यम से उनको 2 से 3 दिन पहले सवाल पूछ लिया कि 2024 के बीच से और 2024 से 2026 में राजभर समाज की 25 से 30 हत्याएं हुई है। तो यह उस सवाल का जवाब न देके बौखला गए, घबरा गए कि मेरी किसी ने नस पकड़ लिया है, और उसके बाद वो पूरा घबराहट होकर मेरे पर व्यक्तिगत हमला करने लगे। और उनका कहना है कि उस लिस्ट में 95% यादव हैं। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उसमें 90% मुख्यमंत्री के स्वजाति के लोग हैं। अब नहीं, वो तो पूरे अपराधियों को जाति बता दिए। खैर, ये जो लगातार राजभर जी रोज सुबह उठते हैं, एक बड़ा सा ट्वीट कर देते हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पीडीए का मतलब कि पहला दावा सिर्फ हीरो का होगा और किसी का नहीं होगा। और ये तो उनका बेतुका बयान है, उनको भी पता है। आलोक पाठक जी, सर मैं बता रहा हूं कि उनको भी ये पता है कि अगर वो समाजवादी पार्टी और यादव समाज पे टारगेट नहीं करेंगे तो उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द उनको धक्का मार के भगाने का काम करेगी। इसलिए वो शाम सुबह सत्ता से सवाल पूछने के बजाय वो विपक्ष से सवाल पूछते हैं। सत्ता से कैसे सवाल पूछेंगे? वो तो उनकी सरकार में मंत्री हैं, वो तो सवाल नहीं पूछ सकते ना। तो वो फिर वही उल्टा काम तो कर रहे हैं, जहां सत्ता से सवाल राजभर समाज के हक, अधिकार, शिक्षा जैसे मुद्दों पे बात करना चाहिए। नहीं, वो आपने जो पोस्टर लगाया है, होर्डिंग लगाई है, पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है कि राजभर जी राजभर समाज के नेता बनते हैं और इतनी बड़ी संख्या में राजभरों की जान ली गई। एक मुद्दा और है
वो जो बिंद समाज की युवक की जौनपुर बेरहमी से जान ली गई, उसमें उस युवक जिसने अपनी माँ बेटे को खोया, उस माँ ने आरोप लगाया है, तो उसमें मुख्य आरोपी एक राजभर, उसको ओम प्रकाश राजभर जी बचा रहे हैं। उससे भी कहीं ना कहीं आप लोग उनके वोट बैंक पे बेसिकली हमको लग रहा है हमला कर नहीं रहे हैं। है। पर अगर वो अपराधी है तो पहले तो जाति हटा दीजिए। मैं ये मानता हूं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। ये ओम प्रकाश राजभर जी का एक काम है कि किसी भी को यादव से अपराधी को जाति से जोड़ते हैं कि यादव है, फलाना यादव है, फलाना यादव है। पर वो मुख्यमंत्री के स्वजातियों का नाम लेने से डरते हैं, सिर्फ यादव का नाम लेने में आगे हैं। अगर वो दूल्हा कांड में कोई अपराधी है या जो भी इसका वो नाम बचाने का काम कर रहे हैं, अगर वो अपराधी है तो उसको जेल जाना चाहिए। मैं इस बात के लिए समर्थन करता हूं। मेरा ये कतई नहीं मानना है कि अपराधी की कोई जाति होती है। मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और एक सोशल मीडिया पे खुरपेज नाम का एक हैंडल है, वह सुबह से लगातार ट्वीट कर रहा है, उसका ट्वीट बड़ा वायरल है। वो आरोप लगा रहा है कि कानपुर देहात में कोई अध्यक्ष हैं, संभवतः नगर पंचायत नगर पालिका के, वो कल उन्होंने एक सेना के जवान की और कुछ और गरीब लोगों की जमीन पे कब्जा कर लिया और वो लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी आरोप लगा कि एक भाजपा के सांसद का संरक्षण मिला हुआ है। उन्होंने बकायदे एसएचओ का भी नाम लिखा है कि एसएचओ और एक दरोगा जी बल्कि हड़का रहे हैं। और योगी जी का बयान चला रहे हैं साथ में ट्वीट में, जिसमें योगी जी ने कहा था कि भूमाफियों की खैर नहीं, और वो खबर नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा और इसकी बड़ी चर्चा। और आप सोचिए, इमोशनली सोचिए, अगर इस चीज को सोचिए कि सेना का जवान बॉर्डर पे देश के लिए जान दे रहा है और उसकी जमीन पे कब्जा हो रहा है और सरकार कुछ बोल ही नहीं रही। राकेश जी। जी, नहीं, निश्चित तौर पर सीएम योगी बार बार सार्वजनिक मंचों से और हर जगह से ये कहते रहे हैं कि माफियाओं का यहाँ पर कोई जगह नहीं है, चाहे वो जमीन माफिया हो या किसी भी तरीके के हो। गुंडों बदमाशों को हर समय चेतावनी देते रहते हैं, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं तो लगता है कि ये प्रशासनिक विफलता है। ये जो वहां लोकल लेवल पे डीएम एसपी बैठे हुए हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से मुस्तैद है, लेकिन सरकार हर जगह, हर जिले में, हर प्रखंड में, हर मुख्यालय में, हर ब्लॉक में नहीं मौजूद रहेगी। वहां पर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो डीएम एसपी बीडीओ एसडीओ होते हैं, लेकिन अगर वो अपने जगह पे रहकर भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह की शिकायतें आती हैं। और आप ये मान लीजिए, दो शिकायतें सबसे ज्यादा होती हैं किसी भी राज्य में, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो। एक है पुलिस एट्रोसिटीज और दूसरा है जमीन से रिलेटेड अपराध, उस पर कब्जा, उस पर उसको बेच देना कई लोगों पर, और पुलिस का दुर्व्यवहार। ये जो पुलिस एट्रोसिटीज, इस तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन उस पर बहुत कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। सरकार दावा जरूर करती है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, और होगा तो कार्रवाई होगी, लेकिन फिर भी अभी हाल ही में उस दिन जो आईटीबीपी वाला जो कांड हुआ, उसमें भी सेना का जवान, पैरामिलिट्री फोर्स का जवान अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर घूमता रहा, हर अधिकारी के दरवाजे पे गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार आईटीबीपी के सीनियर ऑफिसर को आना पड़ा और तब जाकर कार्रवाई हुई, तब जाकर उस हॉस्पिटल पर एक्शन लिया गया। अब ये जो आप जमीन पर कब्जे की बात बता रहे हैं, सेना के जवान की जमीन पर कब्जा, ये भी वैसी ही कोई घटना होगी जिस पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। हो सकता है उस जमीन माफिया से मिली भगत हो, क्योंकि वहां पर जमीन की कीमत यूपी में आसमान छू रही है हर जगह पे। तो ऐसे कब्जे बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो पुलिस एट्रोसिटीज है या फिर जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि सरकार का जो इमेज है, सरकार की जो छवि है, वो बनी रहे, बरकरार रहे। नहीं तो ऐसे ही होगा मामला जैसा आईटीबीपी का हुआ, बाद में छिछालेदार हुई, सरकार की भी, कमिश्नरी की भी, पुलिस की भी, और बाद में सफाई दिए जा रहे हैं। इस मामले में भी सुनने में आया कि कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने आईटीबीपी के डीजीपी को चिट्ठी लिखी है सर, ये सब कवर अप है। के साथ बहुत सारे आईटीबीपी के जवान आए थे, उन्होंने हमारे ऑफिस के बाहर ऐसा फॉर्मेशन गया है जिससे कि
जनता में गलत संदेश गया। बिल्कुल गलत संदेश गया। संदेश तो बहुत अच्छा गया कि कम से कम एक आईटीबीपी का सीनियर ऑफिसर अपने जवान के साथ खड़ा है। कोई पुलिस वाला आईपीएस कोई खड़े होकर दिखाए अपने कांस्टेबल के साथ, उनके साथ अगर ज्यादती होती है, कोई एसपी कोई डीएसपी आके खड़ा हो जाए कि नहीं जवान के साथ गलत हुआ है तो हम उसके साथ। आईटीबीपी के ऑफिसर अपने जवान के साथ खड़े हैं, वो आए मिलने के लिए। उन्होंने कुछ क्या किया? उनके साथ उनके सिक्योरिटी फोर्सेस है, 2 स्क्वाड है, कमांडो चलते हैं उनके साथ। वो आए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, चुपचाप खड़े थे। बाहर में ऑफिसर बात कर रहे थे और आखिरकार बात करने का लाभ तो हुआ, कोई रिजल्ट तो सामने आया। नहीं तो उससे पहले क्या हो रहा था? और ये तो आप फेस ऑफ, आप अपना अपना अपनी शर्मिंदगी छुपा रहे हो कि वो आए और उन्होंने क्या फॉर्मेशन कर दिया। उन्होंने किसी को धक्का नहीं दिया, आए चुपचाप बाहर में खड़े रहे, अंदर कोई नहीं गया। अंदर में सिर्फ सीनियर ऑफिसर गए, उन्होंने बातचीत की, बातचीत भी बहुत अच्छे लहजे में हुई। बातचीत के बाद उन्होंने भी बाइट दिए। अब मुझे जहां तक याद है उन्होंने भी कहा कि ऐसे गलतफहमी हो गई है लोगों को कि हमने घेर लिया या कुछ ऐसा फॉर्मेशन किया, ऐसा कुछ नहीं है। वो जवान हमारे साथ आए थे, काम हो गया, वो चले गए। नहीं, तो उनका इस वाले कहना था मामले। कि जी। जी। कमांडेंट साहब को इतने जवान लेके क्यों चल रहे हैं? कमांडेंट साहब के पास पूरी टुकड़ी है, वो जितने चाहे लेकर चलेंगे। ये क्या जवाब हुआ? ये मतलब ये क्या कमिश्नर से पूछ कर आएंगे कितने जवान लेकर आने हैं? एक उनकी गाड़ी थी, उसके आगे पीछे 2 थी, मैंने गाड़ियां काउंट की थी। तो उन दोनों में जवान तो होंगे ही ना उनके सिक्योरिटी के लिए। सर, एक डीएसपी कितने कमांडो लेकर चलता है? आपने देखा है कितने बॉडीगार्ड लेकर चलता है? एसपी बात को ठीक छोड़ है। दीजिए सर, हम्म, एसपी को छोड़ दीजिए सर, डीएसपी की बात कर रहा हूं। और अगर आप बिहार या झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाके की बात करेंगे ना सर, एक एक डीएसपी के पास 30-30 कमांडोज होते हैं सर। लेकिन एक जाति को टारगेट करना कि और नहीं। पंकज राजभर जी, जो आपके ऊपर आपकी पार्टी पे जो आरोप लग रहा है कि या अब एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि मतलब यादवों के अपराध को अखिलेश यादव छिपा रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका पंकज राजभर जी? बहुत बहुत क्या तगड़े आरोप लग रहे हैं, चाहे वो अखिलेश निधि यादव का जी, मामला अखिलेश हो, यादव चाहे वो ये चंदौली का मामला हो, ये आरोप लग रहे हैं लगातार। ये आरोप पंकज ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि यादवों के अपराध पर अखिलेश जी खामोश रहते हैं। और ये जो है कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि प्रजापति का शोषण, प्रजापति समाज का शोषण कर रहे हैं यादव समाज के लोग, वो कुर्मी, और उसको चंदौली वाले को यादव बनाम कुर्मी बना दिया है। तमाम जगह ये नैरेटिव चल रहा है। तो आप अगले चुनाव में कैसे बाकी ओबीसी को और दलितों को अपने साथ जोड़ पाएंगे? असल में देखिए, जनता जानती है कि ओम प्रकाश राजभर की बात का कोई भी वैल्यू नहीं। वो खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं बेहया नेता हूं और दो मुहुआ सांप हूं, ये उनका ही कहना है। तो ये जनता जान चुकी है कि ओम प्रकाश राजभर कुछ भी कहते हैं, वह दो मुहुआ टाइप के हैं। और खुद उन्होंने कहा कि मैं बेहया हूं, और मैं कह रहा हूं कि वो बेहया नहीं है, वो महा बेहया है। सिर्फ शाम सुबह यादव समाज को गाली देना और अखिलेश यादव जी को गाली देना, ये उनका काम है। रही बात, उनका एक दावा है कि जो मैं होर्डिंग और पोस्टर लगाया हूं उसमें 95% यादव ने हत्या किया है। तो सरकार आपकी है, प्रशासन आपके पास है, आप वो सूची जारी कर दीजिए कि उसमें 95% यादव हैं। अगर यादव हैं, कोई जाति का हो, आप उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुलडोजर कार्रवाई के लिए जानी जाती है। तो असल में जो 24 राजभरों की हत्या हुई है, 24 नहीं 30 हुई है, मैं 5-6 नाम अभी ऐड नहीं कर पाया, जो 30 राजभरों की हत्या हुई है, उन हत्यारों पर आज तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? इसलिए नहीं चला कि उसमें 90% से ज्यादा लोग मुख्यमंत्री जी के स्वजाति के लोग हैं, इसलिए बुलडोजर नहीं चल रहा है। अगर यादव समाज के लोग अगर रहते तो अब तक बुलडोजर चल जाता। यह भारतीय जनता पार्टी की नीति है, जो जातीय देखकर बुलडोजर चलाती है। नहीं भाई, आपकी पार्टी के लोग तो अब ट्वीट कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की महिला सब जिलाध्यक्ष पे जो हमला हुआ है, तीनों आरोपी भाजपाई हैं। अब समस्या ये है कि ये जनता कैसे समझेगी? लेकिन मेरा सवाल राकेश जी आपसे है
कि मैं बात करता हूं अमेठी की विधायक है महारानी प्रजापति जी, उनके घर में 3 गाड़ी भर के लोग पहुंच जाते हैं उन विधायक के घर पे, और वहां बवाल करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करने की बात करते हैं, कुछ लोग के साथ उन्होंने मारा पीटा की। ये तो सिंपल लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का फेल्यूर है। नहीं, निश्चित उसपे तौर राज पर नहीं होती है। लॉ एंड अगर ऐसी सिचुएशन जो आप बता रहे हैं, अगर ऐसा है कि गाड़ियों में भर कर आए और घर पर अटैक किया, तो लॉ एंड ऑर्डर की बात तो है, बिल्कुल है इसमें आप। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े भी तो यही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश महिला अपराध में सबसे अव्वल है। सबसे जो ये लेटेस्ट आंकड़ा है एनसीआरबी का, उसमें तकरीबन 66,000 से ज्यादा के केसेस हैं यूपी में महिलाओं के खिलाफ, जो एट्रोसिटीज हुई है, जो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हुई है, उसमें 66,000 से ऊपर का है। दूसरा नंबर जहां तक आपका महाराष्ट्र का है, फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश भी बीजेपी शासित राज्य हैं। अब बंगाल भी हो गया है, लेकिन बंगाल के जो आंकड़े हैं वो पहले के हैं। तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा उत्तर प्रदेश में है, अव्वल नंबर पे है। ये सरकार का पाठक जी एनसीआरबी का नमस्ते। आंकड़ा है, नमस्ते नमस्ते। मोतीलाल ये यादव एनसीआरबी का आम आंकड़ा आदमी है जी जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ना। ये हमारे पास एनसीआरबी। जी जी, बोलिए आलोक जी। नहीं, एनसीआरबी के आंकड़ों के जवाब में तो भाजपा प्रवक्ता कहते हैं कि चूंकि हम लोग महिलाओं के प्रति हर अपराध का एफआईआर दर्ज करते हैं, दूसरे की तरह एफआईआर हम रोकते नहीं है, इसलिए आंकड़े जाता है। पहला दावा तुमका ये है। दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश की आबादी देखिए, आबादी के हिसाब से आप देखिएगा तो अपराध कम है, मतलब भाजपा अच्छा, की। देखिए एनसीआरबी के जो डेटा हैं वो दो तरीके से इसको करते हैं, आंकड़े को बताते हैं। एक होता है एफआईआर के आधार पर, और दूसरा होता है प्रति लाख के आधार पर, और दोनों में उत्तर प्रदेश अव्वल है, एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है। अरे आपने तो बड़ी बात कह दी कि महिलाओं के प्रति अपराध में वास्तव में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है। ये आपने नई जानकारी दी। सिर्फ एक प्लस पॉइंट ये है कि बाकी राज्यों के मुकाबले कन्विक्शन रेट यूपी में सबसे ज्यादा है, तकरीबन 75% से ज्यादा, 76%। बाकी राज्य तो 50-40% भी नहीं है, वहां तो एफआईआर के बाद कार्रवाई भी नहीं हो रही है। यहाँ पर सिर्फ एक प्लस पॉइंट है, अपराध ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट यहाँ पर सबसे ज्यादा है, तकरीबन 76%। इसको आप जैसे भी ले, पॉजिटिविटी मिले जी। हमारे साथ बनारस से मोतीलाल जी जुड़ गए हैं। मोतीलाल जी, ये क्या मामला आपके बगल के जिले का, चंदौली का? ये सर भाजपा वाले कह रहे हैं कि यादव लोगों ने हमला कर दिया समाजवादी पार्टी के महिला जिला अध्यक्ष पे। ये लोग ये जो समाजवादी पार्टी है वाले खुद ही वो मतलब पीडीए के विरोधी हैं। ये सर जो मामला है, गार्गी सिंह जी ने खुद बोला है, उन्होंने अपना बयान दिया है मीडिया को, पुलिस को, कि ये मेरा व्यक्तिगत लेन देन का व्यवसायिक मामला है। कुछ इन लोगों का व्यवसाय आपसी चल रहा था, पार्टनरशिप का, और लेन देन का मामला है। और मैंने एक आपको भेजा है कि वो जो व्यक्ति मारने वाला है वो भाजपा का कार्यकर्ता है, भाजपा का सदस्य है, और भाजपा के जिला अध्यक्ष उसको पगड़ी बांध करके पार्टी में अपने शामिल कराए हैं, और हर बात को भाजपा वाले जातिवाद से जोड़ते हैं। जबकि मैं आपको 20 घटना बता दूं कि बनारस और आसपास के जिला में जितने भी अपराध हुए उसमें सबसे ज्यादा ठाकुरों का नाम है। जब ठाकुर गुंडागर्दी करते हैं अन्य जात के साथ, तब उनको जातिवाद न तो ओम प्रकाश राजभर को बोली आती है, न भाजपा वालों को आता है। केवल यादव हो तो उसको सपा से जोड़ देंगे, उसको अपराध से जोड़ देंगे, उसको गुंडागर्दी से जोड़ देंगे। अभी मैं एक जौनपुर की घटना बता दूं, जो दुल्हा हत्याकांड है, जो दूल्हे की बहन है, रोज कह रही कि सोले भोले राजभर है उस अपराध में, मुख्य अभियुक्त हैं, लेकिन उसमें रवि यादव को पकड़ करके इनकाउंटर कर दिए, कहे बहुत बड़ा अपराधी है। उसकी लाश भी घर वालों को नहीं दी गई। मनमाना ढंग से चल रहा है सब, चलने दीजिए। गार्गी जी ने खुद बयान दिया है कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसका पार्टी से या किसी जात से कोई लेना देना नहीं है। राकेश जी, आप कह रहे थे वही बात उन्होंने खुद अपने बयान से कह दी। लेकिन ये जरा बताइए कि अगर किसी अपराधी को आपने मुठभेड़ में मार दिया तो उसकी बॉडी परिवार को क्यों नहीं सौंपी जा रही है, जो जौनपुर के मामले में मोतीलाल जी कह रहे हैं?
नहीं ऐसा वो कोई कानून है क्या? नहीं नहीं, कोई कानून नहीं है। बॉडी का पोस्टमार्टम होगा और जो विसरा उनको सुरक्षित रखना होगा रखेंगे, और वो बाकी फॉर्मेलिटीज के बाद हैंडओवर करते हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं ये अलग बात है। क्या पोस्टमार्टम दोबारा कराने की मांग उठी है या कोई डाउट है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तो मॉर्चुअरी में रखा जाएगा। अदरवाइज तो वो हैंडओवर कर देते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं है। फिर तो बाकी लोग जो गुजर गया वो गुजर गया, उसका तो कुछ किया नहीं, अरे वो बयान साहब, देने की ये स्थिति में तो है भाजपा नहीं। सरकार में आम बात है। सहारनपुर वाली जो बेटी थी, उसका लाश कूड़े में रख के जला दिया ना पुलिस ने। अच्छा, वो हाथरस की घटना थी, वो तो सहारनपुर में हाथरस की बात कर रहे हैं आप। जला दिया ना, उसके परिवार वालों को लाश दिया। इस सरकार की यह आम बात है। ये तो जो कमजोर हैं उनको दबाना आम बात है। मैं तो अभी बोल कानून ही रहा से था, आलोक जी ये को लोग बताया। कानून का बात कहाँ मान रहे हैं? हाई कोर्ट पुलिस कह रहा है कि पुलिस जंगल राज है, सब कह रहे हैं। पुलिस एट्रोसिटीज तो है ही ना। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि दो सबसे केवल बड़े। इन लोगों को केवल यादव नाम का मसाला मिल जाना चाहिए। और देखिएगा, गार्गी सिंह वाले में कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह भाजपा ही है। नहीं होगा लेकिन एक कुछ। सवाल यह है कि क्या गार्गी सिंह ने एफआईआर की बात की है क्या? क्योंकि जी, बहुत सही उन्होंने बात रखते हैं जो कि ऐसे मामले में एफआईआर दर्ज होती नहीं है, बाद में समझौता हो जाता है। एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर लिया दिखावे के लिए, उन्होंने तो एफआईआर कराया नहीं है। अब आप सोचिए आलोक जी, जिसके साथ इतनी मारपीट हुई उसने एफआईआर दर्ज नहीं कराया है। ये मोतीलाल जी बोल रहे हैं। अब आप इसको कानून व्यवस्था की भी कैसे कैसे सवाल बना देंगे? नहीं, ये तो कानून कह रहे हैं व्यवस्था कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, ये तो कह रहे हैं पुलिस ने कहाँ? ये एफआईआर। ये सिर्फ मोतीलाल जी तहरीर कह रहे मिली हैं। है सर। जो अपडेट मुझे मिल रहा है, तहरीर एफआईआर मिली है दर्ज सिर्फ। हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन मेरे जानकारी के अनुसार पुलिस ने दर्ज किया है। मैं वही तो कह रहा हूँ। शिकायत जिसकी जो व्यक्ति में उसकी तरफ से कोई शिकायत ऐसा नहीं है ना कि नेम्ड एफआईआर हो कि हाँ ये 5 लोग आए थे मुझे मारने के लिए, जान से मारने की कोशिश की, अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है। कहीं कुछ है ऐसा क्या? नहीं, उन्होंने तो बताया है सर ने कि हमारा ये व्यवसायिक आपसी हम लोगों का चलता था, बीच में हमारा विवाद व्यवसाय की वजह से आपसी विवाद चल रहा था, और वो विवाद जो है कि लगता है बढ़ गया, इसके वजह से आपसी मारपीट हुआ। चलिए तो फिर अब इसको आलोक सर, इसको कैसे जोड़ा जाए महिला अपराध से या लॉ एंड ऑर्डर से? इसको कैसे कहा जा सकता है? अब इसमें भाई तो ये तो सपा की महिला जिला अध्यक्ष, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे मामलों में पूर्व परिचितों के बीच, भाई जब आपके व्यवसायिक रिश्ते हैं, मारपीट हो गई, बाद में कंप्रोमाइज हो जाता है अरे कि अरे सर, यार हम माफी मांग ले रहे हैं, खत्म सर करो। बनारस में सर छितौना कांड हुआ, 4 लोगों को तलवार से काटा गया। कभी किसी की मां ने दूध पिलाया था जो ये कह दे कि ठाकुरों ने मारा? याद है, उसमें एक छोटू राजभर की हत्या हो गई ना, ओम प्रकाश राजभर उनको एक पैसा देने आए, मदद करने आए, वहां भी समाजवादी ही जाकर मदद किए पीड़ित को, अन्य तो कोई भाजपा का आदमी आया। अब देखिए, आप चुनाव आपको लड़ना है, आपने 2024 में शिकस्त दी है, तो वो तो आपके जो आपने एक अम्ब्रेला बनाया है पिछड़े दलित, और आप बोलते हैं आधी आबादी अल्पसंख्यक, आंकड़ों में भी पिछड़े, जो बड़ी विस्तृत सी परिभाषा देते हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। वो कहते हैं कि जो भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से पीड़ित है वो पीडीए का हिस्सा है। तो भाई वो तो राजनीतिक बयानबाजी करेंगे ही, दुष्प्रचार करने की कोशिश करेंगे ही। आप इसको सर काउंटर कैसे व्यक्तिगत झगड़े, करेंगे, ये मुख्य मुद्दा है। नहीं, वो जनता जानती है। व्यक्तिगत झगड़े को ये जाति और पार्टी से जोड़ देते हैं, बस चले तो इनका धर्म से भी जोड़ दे। इनका तो जाति, धार्मिक और व्यक्तिगत चीजों को भी राजनीतिक लाभ लेने का इनका एजेंडा रहा है। अरे जो आदमी एक काकरोच को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, वो क्या लड़ेंगे समाजवादियों से? एक काकरोच को भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, एक काकरोच पर भी रोक लगा दिया। आज हाई कोर्ट में हियरिंग थी उसकी। अरे वो भाई जो वो मैं ये सब आलोक जी अनुमति चाहूंगा। बस एक सवाल, बस एक मिनट में, अच्छा कि ठीक। इन ये जो भी हो रहा है, इसका आपको लग रहा है कि इस तरह से क्या ये अखिलेश यादव के पीडीए के प्रभाव को कम कर पाएगी भाजपा? कुछ नहीं, जमीन पर भाजपा की
हम आपसे पूछेंगे बाद में। राकेश जी श्रीवास्तव जी पत्रकार जुड़े, उनको नहीं, निकालना नहीं। मैं ठीक है सर, मेरा बताएं ये आप मेरा सर, ये बताएं। मानना है मेरा ये मानना है आलोक जी कि इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप हैं जिसमें व्यक्तिगत झगड़े हैं, पारिवारिक लड़ाई है, संपत्ति का विवाद है, उसको अपराध और अपराध को फिर जाति से जोड़ने से बात बनेगी नहीं। और अगर इस बात का खुलासा हो जाता है, कल को दोनों सहमति हो जाती है, अखबारों में छप जाता है, तो मामला उल्टा ही पड़ता है कि एक इमेज तो बनती है कि भाई बार-बार आप एक ही कास्ट को टारगेट करते हैं या साफ तौर पर कहते हैं कि 95% वही होते हैं। तो इस तरह की बातों से तो परहेज करना ही चाहिए। अपराध को कैसे जोड़ सकते हैं जात से? कास्ट से नहीं जोड़ा जा सकता। और अगर जो अभी अभी का भी मामला है, अगर इसको भी जोड़ें, तो आप देखिएगा आगे होगा कुछ नहीं। ये मसला ज्यादा आगे जाने वाला नहीं है। और जो आप कह रहे हैं उससे मतलब परसेप्शन बिगड़ेगा, और मुझे जहां तक लगता है। चलिए सर, अरे राकेश जी आप आपने गाजी समय राकेश जी आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी मोतीलाल जी, आप धन्यवाद। बताइए